हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, जीएस फैकल्टी एट अविपीडिया। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू का, विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर रैपिड रिवीजन सीरीज। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस सेशन की पीडीएफ, ठीक है, आपको एक दिन पहले ही, इस सेशन से एक दिन पहले ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो काइंडली गो थ्रू द लिंक, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। अब वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड करो। ठीक है, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है, आज हम किससे डील कर रहे हैं? पॉलिटी से। ठीक है, तो पॉलिटी के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स ओनली। ठीक है, सो इक्वली रेलिवेंट फॉर ईपीएफओ एंड वेरी मच रेलिवेंट, रादर आई शुड से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिचुअल आपको करना कैसे अटेम्प्ट कि जैसे मैंने क्वेश्चन डाला, ठीक है, आप क्वेश्चन को पॉज करो और अपने आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे तभी सीखोगे, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, मैं करवाऊंगा आपको, आई विल टेल यू ऑल्सो, आप हम मेरे से भी पता लगेगा, बट आपको करना कैसे चाहिए, राइट वे क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कर रहे हो आप, तो वीडियो को पॉज करो एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, अपने आप अटेम्प्ट करो, फिर चेक करो कि क्या सही था और क्या गलत। ठीक है, इन दैट वे यू विल लर्न मोर एफिशिएंटली। ठीक है, ओके, विद दैट द फर्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, ठीक है, कैन बी लार्जर, ठीक है, कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ओके, विल सी, देखते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन, बट आई विल कंटिन्यू। ठीक है, तो अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब देखो, पहली चीज तो ये कि क्या हर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में एग्जिस्ट करती है? नो, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन ऑल द स्टेट्स एज ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंटली कितनी स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है? ओनली 6 स्टेट्स, ओनली 6 states. And now I want everybody whoever is watching the video to answer in the comment section name of all the 6 states who are having a legislative council. ठीक है, आपको उन 6 states के एज ऑफ नाउ अभी प्रेजेंट कितनी states के काउंसिल है? ऑल्दो यूपीएससी के चांसेस कम है कि वो आपसे नंबर ऑफ स्टेट्स पूछे कि इनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिकॉज ये डायनेमिक होता है, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, बट स्टिल, ठीक है, अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इस पे आते हैं अभी। ठीक है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। क्या गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करता है चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल का? ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गवर्नर का जो चीफ होगा, हेड होगा, चेयरमैन होगा, आई मीन, क्या उसको गवर्नर नॉमिनेट करता है? तो द आंसर टू दिस इज, देखो ये स्टेटमेंट तो क्या है, पहली बात तो रॉन्ग, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। ठीक है, और फर्स्ट स्टेट ये भी क्या है? ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ। ठीक है, लेट्स सी हाउ। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है उसके क्या प्रोविजंस है, उसके क्या प्रोविजंस है। तो उसका जो रीजन होता है ना, प्रोविजन होते हैं, देखो, इट कैन नॉट बी लेसर देन हाफ ऑफ। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या सीन होता है कि वो 1/3 जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है आपकी 270, ठीक है, और उस स्टेट के अंदर, एग्जाम्पल के लिए उस स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, उसके अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1/3 ऑफ 270 विच इज 90। दिस इज द मैक्सिमम नंबर उस स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ होगी। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, सी हियर, legislative council is a permanent house having the strength of council members will be, ठीक है, not more than 1/3 the strength of the state assembly. ठीक है, just as राज्यसभा is a permanent house, legislative council is also a permanent house. ठीक है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एज सच डिसॉल्व नहीं होती, बट वो अबॉलिश हो जाती है, ऑल टुगेदर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उनमें डिफरेंस है। ठीक है, वो टर्म का है। ठीक है, राज्यसभा से अब इसको एज सच कुछ मामलों में एनालॉगस है, एज सच बहुत डिफरेंट है। राज्यसभा इज अ डिफरेंट थिंग, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आप इनको एज सच एकदम बिल्कुल कंटेम्प्रेरी नहीं समझ सकते, बराबर नहीं समझ सकते, इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऐसा नहीं है, ये तो स्टेट असेंबली के अंदर बना रखी है। ठीक है, पर्पज ही अलग है।
तभी दैट इज द रीजन कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बट अभी हमारे क्या देख रहे हैं, प्रोविजन देख रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कैसे मेंबर इलेक्ट होते हैं, कैसे नॉमिनेट होते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉलर स्टेट्स द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी 40। मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं वो कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1/3 हो सकती है, ठीक है। और कुछ स्टेट्स के अंदर अगर मान लो कुछ स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबरशिप बहुत कम हो, ठीक है, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो वहां पर क्या एक एक्सेप्शन दे रखी है कि वहां पर एक 40 स्ट्रेंथ जो है मिनिमेट कर रखी है कि भाई आप मिनिमम स्ट्रेंथ 40 रख सकते हो वहां पर, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा कम हो जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वहां पर मेंबरशिप, तो स्ट्रेंथ आई मीन, आ रही बस समझ में। तो प्रोविजन क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, 1/3 कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, 1/3 ऑफ द असेंबली, बट फ्यूअर स्मॉलर स्टेट्स हैव द एक्सेप्शन टू बी द हैव द मिनिमम नंबर एज 40। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी आपकी, इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड, अब इसके साथ अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसको कौन इलेक्ट करता है, जो मेंबर्स है काउंसिल के वो खुद इलेक्ट करते हैं चेयरमैन को, पहली बात तो। लाइक राज्यसभा के अंदर भी क्या होता है, राज्यसभा के अंदर एक चेयरमैन कौन, उनका वाइस प्रेसिडेंट का तो अलग इलेक्शन है, बट जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसको कौन इलेक्ट करता है, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ओनली, डेप्यूटी चेयरमैन द राज्यसभा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कौन करेगा चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उनके चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली, वो बैठते हैं, सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है, जो नॉमिनेट होकर आता है, जो इलेक्ट होकर आता है, दैट पर्सन ही और शी बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है, बट आई विल कंटिन्यू। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो फर्स्ट, the mode of removal of a judge of a high court in India is the same as the removal of a judge of the Supreme Court. Okay, we'll see. After retirement from the office, a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority in India. Okay, easy question, ठीक है। देखो फर्स्ट, रिमूवल प्रोसीजर क्या है, हाई कोर्ट के जज का एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जज क्या होता है, एकदम सिमिलर, यस। और क्या उसके लिए क्या चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी, एक प्रोसीजर है पूरा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। आ रही बात समझ में। और उस ये सब ऐसे क्यों प्रोवाइड कर रखा है, पहली बात बिकॉज इट इज डन टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू जुडिशरी, सिक्योरिटी रहे एक, ठीक है। अपनी टेन्योर का अगर सिक्योरिटी रहेगी तो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अनबायस होके जज क्या करते हैं, काम करते हैं, यस और नो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, करेक्ट, पहली चीज तो ये, ठीक है। सेकंड, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट अगर एक जज मान लो, ठीक है, लाइक अगर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्लीड नहीं कर सकते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो उसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट के अंदर और किसी भी लोअर जुडिशरी के अंदर, ठीक है, वहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर दे कैन प्लीड देयर। अरे बस सिर्फ सेम हाई कोर्ट के अंदर जहां वो ही वाज द जज फ्रॉम विच हाई कोर्ट, ठीक है, जहां पर उन्होंने काम किया वहां पर नहीं कर सकते, उसके अलावा हर जगह कर सकते, अदर देन दैट ही कैन डू देयर हियर, ठीक है। सी हियर, see the constitution stated that once a high court judge has retired he cannot practice law in any court or before any authority in India except the Supreme Court and other high courts, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते और अदर हाई कोर्ट्स में भी नहीं कर सकते, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर वो बंदा था तो वो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकता, उसके अलावा ही और शी कैन प्लीड एनी इन एनी कोर्ट। आरी बात समझ। दस अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस इन लोअर कोर्ट्स एंड सेम हायर कोर्ट्स फ्रॉम विच ही इज रिटायर्ड। सो आंसर क्या होगा, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट, ए ओनली। क्या पूछा हमसे, करेक्ट पूछा ना, तो आंसर होगा ए, वन ओनली। आरी बात समझ में। और अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिमूवल का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, आई होप सबको पता होगा यहाँ पर, ठीक है, बट स्टिल एक क्विक रिवीजन उसमें दे दी जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, टू थर्ड मेजोरिटी से होगा, स्पेशल मेजोरिटी से होगा बेसिकली। इस प्रोसीजर से होगा स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो
स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीजर होगा, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होएगी और उनके अगर उनको रिमूवल पास हो जाएगा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव। अरे बस समझ में, ओके। हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सेम है रिमूवल प्रोसीजर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है, बट आई विल कंटिन्यू। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्या पूछी हुई है, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर पूछी हुई है। ठीक है, देखो गवर्नर के पास भी ना, और एज द सेम मिलर मैनर प्रेसिडेंट के पास भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं। डिस्क्रिशनरी वो वाली पावर्स है जिसके अंदर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की जरूरत नहीं है और गवर्नर को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस की नीड नहीं होती। ही कैन टेक एक्शन ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन। आ रही है बात समझ में? तो वो कौन कौन सी होंगी आपको वही बतानी है। ठीक है, फर्स्ट, sending a report to the president of India for imposing president rules, okay, we'll see. Appointing the ministers, ठीक है, reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the president of India, okay, making the rules to conduct business of the state government, ठीक है, please attempt the question, ठीक है, the answer to this question is, ठीक है, is B, how। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना आप निगेशन से भी वैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, पहली चीज तो ये कि अब अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, इस पे आओ। ठीक है, गवर्नर मिनिस्टर्स को जो अपॉइंट करता है अपने स्टेट में, वो किसके बेसिस पे करता है? ही अपॉइंट द मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, सीएम। सीएम जिनको मिनिस्टर बनाने के लिए बोलेंगे, गवर्नर उन्हीं को क्या करेंगे, मिनिस्टर बनाते हैं। पहली बात तो आ रही बात समझ में? तो सेकेंड ऑप्शन तो क्या होगा, क्या होगा सेकंड ऑप्शन? इनकरेक्ट। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ना उनकी। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस और नो? इन द सिमिलर मतलब एक प्रेसिडेंट के सेम प्रेसिडेंट के साथ भी है। प्रेसिडेंट अगर किसी को मिनिस्टर बनाते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम चलता है उनका। ठीक है, आर्टिकल 74 प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट का। आ रही बात समझ में? और आप कमेंट्स में लिखोगे कि गवर्नर जो मिनिस्टर को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है वो किस आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हो, वो किस आर्टिकल के अंदर लिखा है। यू विल प्रोवाइड इट इन द कमेंट सेक्शन, यू विल आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो बी, जैसे ही आप 2 को निगेट करोगे आंसर तो आपका आ जाएगा बी। ठीक है, बट स्टिल वी विल सी द क्वेश्चन। ठीक है, अब फोर्थ, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन बनाएगा? ठीक है, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी? नो, ही विल डू दिस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। अरे बस समझ में? यस और नो? तो ये भी क्या है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। बट हाँ, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स बाय द स्टेट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लाइक अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कोई बिल बनाए विच इज हैम्परिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया के ऊपर अगर कोई ऐसा हैम्पर हो रहा है, ठीक है, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ट्रेड दूसरी स्टेट्स के साथ। ठीक है, कि दूसरी स्टेट्स के साथ उनका जो ट्रेड है, उनके ट्रेड रूट्स वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या अनबायस फॉर्म में कर रहे हैं, किसी स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है उनके साथ ट्रेड में उस बिल के थ्रू। आ रही बात समझ? तो उनको वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट की मर्जी होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर होगा और इट इज ऑन डिस्क्रिप्शन की वो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन होगी कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। अब मान लो प्रेसिडेंट रूल के कंडीशंस पता होनी चाहिए, लाइक गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पा रही, उस केस में भी क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पा रही। ठीक है, क्लियर मेजोरिटी वगैरह नहीं और कोई पार्टी कोएलिशन के थ्रू गवर्नमेंट नहीं बना पा रही, तो उस केस में क्या लगना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल। लेकिन ये चीज गवर्नर की कंसिडर बिल्कुल उनकी डिस्क्रिशनरी है, उनकी डिस्क्रिशनल पावर है ये। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेज सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। आ रही बात? आई होप आपको लॉजिक भी क्लियर हो रहा है, रटना नहीं है चीजों को, लॉजिक से समझना है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर क्यों है। ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन पे क्यों छोड़ रखे हैं उनकी। ठीक है, इसका रीजन है तभी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा है, ऐसे नहीं कि कुछ पावर बिल्कुल ही रट लिया बस कि ये डिस्क्रिप्शन ऐसे लाइन से नहीं। आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कुछ चीजें नहीं भी आपको रटी हुई, कुछ चीजें नहीं भी याद आएंगी, लेकिन आप लॉजिक से डिड्यूस कर पा रहे होगे कहीं ना कहीं। कुछ चीजें तो ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स तो याद होने चाहिए, लाइक आर्टिकल नंबर से याद होने चाहिए, बट वो विद टाइम विद रिवीजन आपको अपने आप लर्न हो ही जाते हैं, आपकी मेमोरी के अंदर वो बैठ ही जाते हैं, सेट हो ही जाते हैं। बट ठीक है, बट ये चीजें लॉजिकल है कि यही वाले बिल्स क्यों रिजर्व कर रखे हैं, यही वाली पावर डिस्क्रिशनरी पावर क्यों है।
आ रही बस समझ में? तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्लियर है? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, आई विल रीड इट आउट लाउड फॉर यू। Consider the following statements. There is a provision in the Constitution for the appointment of the same person as a governor for 2 or more states. Okay. As per convention, the governor should not belong to the state where he is appointed. Okay. As per convention, the president consults the chief minister of the state concerned while appointing the governor. ठीक है, so the answer to this question is, ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। अब देखते हैं कैसे होगा। There is a provision in the constitution for appointment of the same person as a governor for, ठीक है, कौन से उसमें आर्टिकल में ये? ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 के थ्रू ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था कि सेम गवर्नर को आप एक से मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर भी बना सकते हो। आ रही बात समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यस, इट इज देयर। आ रही बात समझ में? तो ये क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट, as per convention the governor should not belong to the state where he is appointed. It is a convention not written in the constitution, but it is the convention though. Yes, it is a convention कि अगर आप MP का गवर्नर को इलेक्ट कर रहे हो तो the person should not belong to MP, he should belong to some another state. आई बात समझ में? तो ये भी क्या है? करेक्ट। इट इज अ कन्वेंशन not written in the constitution. As per convention the president consults the chief minister of state concerned while appointing the governor. See, ठीक है, ये चीज पहली बात ना मैंडेट नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। पहली चीज तो कि हाँ, अगर उनको गवर्नर अपॉइंट करना है किसी पर्टिकुलर स्टेट का तो वो चीफ मिनिस्टर को पहले कंसल्ट करे, उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कंप्लीटली। बट इट इज जस्ट अ कन्वेंशन कि वो चीफ मिनिस्टर को भी कंसल्ट कर ले, बट कोई उन पर मैंडेट नहीं है। आ रही बात समझ में? ये दिमाग में रखना है कि क्या उनको मैंडेट होता है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है? नहीं। नो, नथिंग लाइक दैट, नथिंग गोइंग। तो ये भी क्या है? करेक्ट। आई आंसर क्या है? डी। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये क्या हो जाता है? रॉन्ग। यहाँ पे लिखा होता है ना एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये क्या हो जाता है? रॉन्ग। ठीक है, इट इज करेक्ट दो, इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, आई रीड इट आउट। कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में पूछा होगा पहली बात तो। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में पूछा होगा। आज काफी कुछ ना स्टेट असेंबली से रिलेटेड ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ओके, सो फर्स्ट, पार्लियामेंट कैन अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पासिस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। यहाँ पर क्या है? फोकस करना, पार्लियामेंट कैन, मस्ट नहीं। सच अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय द स्टेट असेंबली बाय द सिंपल मेजॉरिटी, बाय द सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर है इसका ए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, पार्लियामेंट। अब इसके लिए पता होना चाहिए आपको अबॉलिशन का प्रोसेस, कि काउंसिल को अबॉलिश कैसे किया जाता है, अबॉलिशन का प्रोसेस। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि पहली बात तो किसको पावर है? ये पार्लियामेंट। अल्टीमेट अथॉरिटी कौन होगा? किसी स्टेट के अंदर अगर काउंसिल क्रिएट या अबॉलिश करनी है, क्रिएट भी करना हो चाहे अबॉलिश भी करना हो, तो पार्लियामेंट करता है। स्टेट असेंबली के पास नहीं पावर होती। बट पार्लियामेंट को पास करने से पहले, ठीक है, अगर मान लो क्या, अगर उसको अबॉलिश करना है तो उसके लिए अगर मान लो जो स्टेट है, स्टेट असेंबली है, ठीक है, अगर वो उसको रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दे, एंड दैट रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब 2/3। ठीक है, अगर वो उसको 2/3 प्रेजेंट एंड वोट 2/3, ठीक है, ऑफ द टोटल 2/3 अगर मेजोरिटी से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से अगर असेंबली, स्टेट असेंबली अगर स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दे, एक रेजोल्यूशन पास कर दे फॉर द रिमूवल, अबॉलिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन पार्लियामेंट कैन, तब भी पार्लियामेंट की मर्जी है, नॉट लाइक कि पार्लियामेंट को करना ही करना है। अरे बस, देन पार्लियामेंट कैन अबॉलिश दैट काउंसिल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज यहाँ पर सिंपल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। क्या लगेगी? स्पेशल मेजोरिटी। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या है? इनकरेक्ट। तो आंसर होगा ए। ठीक है, हेंस द आंसर इज ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I'll read it out loud for you. The 86th Amendment 2002 had amended the directive principles as well as the fundamental duties.
कि सबसे पहले क्वेश्चन से पहले ना ये जरूर देखा करो कि पूछा क्या उन्होंने। इन्होंने यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट या करेक्ट, प्लीज ये जरूर फोकस करना होता है, ठीक है। इस सीधा क्वेश्चन में जंप करने से पहले सबसे पहले ये जरूर देखना चाहिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, फिर जाना चाहिए ऑप्शन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यूपीएससी चीज में बहुत खेलता है, ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर। ओके, the 86th amendment has amended the DPSP, directive principle, as well as fundamental duties. Okay, we'll see. It is a fundamental duty of parents or guardians to provide opportunities for education to their children between the age of 6 to 14. ठीक है, यहाँ जरूर फोकस किया करो। Directive principles as well as fundamental duties were added in the constitutions by 42nd amendment. ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें थर्ड ऑप्शन पे आओ। यहाँ पे क्या पूछा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हाउ? बिकॉज डीपीएसपी तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी एग्जिस्ट करते थे, अमेंडमेंट से ऐड नहीं करा। अमेंडमेंट से डीपीएसपी के अंदर कुछ प्रोविजंस को जरूर अमेंड किया गया, लेकिन एज सच डीपीएसपी मतलब पार्ट 4, डीपीएसपी कहां पर है? डीपीएसपी एग्जिस्ट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ठीक है, कोई अमेंडमेंट से नहीं ऐड किया। वेयर एज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हुए अपने अमेंडमेंट से ऐड किए अंडर पार्ट 4A आर्टिकल 51A। कितनी ड्यूटीज है? 11 ड्यूटीज। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये क्या है? इनकरेक्ट। जैसे इसको इनकरेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। आ रही बात समझ में? और नन ऑफ द अबव और ए। देखते हैं अब। ओके, द 86th अमेंडमेंट हैड अमेंडेड द डीपीएसपी एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज। यस, तो क्या अमेंड किया था 86th अमेंडमेंट के थ्रू? आर्टिकल 45 अंडर डीपीएसपी। पहली बात तो आर्टिकल 45 अमेंड हुआ था। ठीक है, क्या देखते हैं? ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, 3 अमेंडमेंट्स हुए थे बेसिकली। ठीक है, देयर वर 3 अमेंडमेंट्स। व्हाट वर दिस? फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, व्हिच वाज आवर राइट टू एजुकेशन बेसिकली। यस सर नो? नेक्स्ट, उसके अलावा डीपीएसपी के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ था, आर्टिकल 45। क्या प्रोविजन अमेंड हुआ था इसके अंदर? कि जो स्टेट, नाउ द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, ठीक है, टिल द एज ऑफ 6 years, एलिमेंट्री एजुकेशन। पहले क्या था? 0 to 14। तो बट इसके लिए क्यों अमेंड किया था? क्योंकि जो 0 to 14 में जो 6 to 14 वाला पार्ट था वो फंडामेंटल राइट बना दिया था, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया था कि नाउ द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। वेयर एज डीपीएसपी के अंदर हमने क्या कर दिया कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड, ठीक है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड द एज टिल 6 years। यहां पर कर दिया था हमने, ये अमेंड किया था। पहले यहाँ पे 0 to 14 था, 0 to 14 से 0 to 6 कर दिया था उसको। और एक और चीज अमेंड हुई थी विच वाज फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके अंदर 11th ड्यूटी ऐड की गई थी, ठीक है, फॉर द पेरेंट्स। मतलब अब पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई थी। इट इज नाउ द पेरेंट या फिर गार्डियन की ड्यूटी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड फॉर द एज ग्रुप 6 to 14 years। ठीक है, 6 to 14 years के लिए पेरेंट्स गार्जियन उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे फॉर एजुकेशन। अरे बस समझो, ये 3 अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years। ठीक है, अभी देखा हमने, यस और नो, जो 11th ड्यूटी ऐड हुई है, तो ये भी क्या है? करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? A, 1 and 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आंसर क्या होगा इसका? A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर यूनिटरी। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है? करेक्ट। ठीक है, यूनिटरी। अब इसमें क्या देखना है? कौन से फेडरल फीचर है और कौन से नॉन फेडरल फीचर है। बेसिकली हमें कौन से फीचर देखने होंगे यहाँ पे? यूनिटरी मतलब नॉन फेडरल फीचर। हमें कौन से फीचर देखने हैं? नॉन फेडरल फीचर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जोन से फीचर ऐसे जो थोड़े बायस्ड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, यूनियन की गवर्नमेंट की तरफ, वो वाले सारे क्या होंगे? नॉन फेडरल फीचर। ठीक है, तो कौन देखते हैं? फर्स्ट क्या है? बाय कैमरल, स्टेट, नॉन इंडस्ट्रक्टिबल, इमरजेंसी प्रोविजन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज,
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी सबसे पहले कौन सा ऐसा है जो कि फेडरल है, विच इज नॉट, मतलब जो फेडरल फीचर कौन सा है, विच इज अ फेडरल फीचर, वो देखते सबसे पहले, सो दैट ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी हेल्प हुए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, इट इज अ फेडरल फीचर। ये क्या है, इट इज अ फेडरल फीचर। तो सेवंथ क्या होगा, जिस चीज क्वेश्चन में सेवंथ होगा वो तो गया, तो दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, ओके। अपॉइंट, उसके बाद क्या है अपना बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल क्या है, ये भी एक फेडरल फीचर है, दिस इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर, यस और नो, दिस इज ऑल्सो अ फेडरल फीचर। तो ये भी अब फर्स्ट जिस पे होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट, तो ये भी गया। ठीक है, एनीवेज, ओके। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, ये क्या है, यूनिटरी। ठीक है, ये क्या है, यूनिटरी। ओके, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है, यूनिटरी। फेडरल क्या होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है फेडरल फीचर, यस और नो। ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर, ये क्या है, यूनिटरी। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, यूनिटरी, यस और नो। स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, ये भी क्या है अपनी यूनिटरी फीचर है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, यस और नो। अरे इमरजेंसी प्रोविजन सबको पता है कि यूनिटरी फीचर है। ठीक है, उस टाइम बिल्कुल बायस, सारा कुछ स्टेट पे कुछ नहीं रहता, सब कुछ सेंट्रल कंट्रोल में आता कहीं ना कहीं। ठीक है, एक ही बन जाता सब कुछ। आ रही बात समझ में, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी क्या है, नॉन फेडरल फीचर है। आई बात समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ओके। ठीक है, सॉरी, ओके। ट्राई दिस क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स। और क्या पूछा हमसे, करेक्ट, पहले तो करेक्ट ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल नहीं है, ध्यान रखना, एडवोकेट जनरल है। ठीक है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल स्टेट। ठीक है, देखते हैं, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ओके, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट। क्यों, बिकॉज ही होल्ड ऑफिस विद द प्रेजेंट ऑफ गवर्नर, और यही अटॉर्नी जनरल होता तो कौन होता, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता तब। यहाँ पर क्या है, एडवोकेट जनरल किसके उसमें है, चीफ मिनिस्टर, सॉरी गवर्नर। मतलब जब गवर्नर चाहेंगे उनको हटा सकते हैं, गवर्नर ही उनको अपॉइंट करते हैं, जब गवर्नर का मन करे गवर्नर उनको हटा सकते हैं। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कि किस प्रोविजन पे हटाना है, कैसे हटाना है, कोई प्रोविजन प्रोवाइडेड है, ऐसा नहीं। जब मर्जी, जब मन करेगा गवर्नर का, जब उनको सूटेबल लगेगा, ही कैन रिमूव हिम। कोई कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशन नहीं है ऐसी उनके ऊपर कि सिर्फ इतनी कंडीशन है, कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, कोई टेन्योर फिक्स नहीं है सच उनका। आ रही है बात समझ में। ठीक है, सो इसी के साथ थर्ड स्टेटमेंट पता लगती है, द टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो यस, दिस इज करेक्ट। अब पहली बात सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, एनीवेज, टर्म फिक्स है, नो, तो ये क्या है, करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल स्टेट, यस, आर्टिकल 165, आर्टिकल 165, आर्टिकल कौन सा है एडवोकेट जनरल का, 165, आर्टिकल 165। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी, सी, आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द, क्या आप देखना में पहली बात तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट इंडिया सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्या वोट चाहिए होता है पार्लियामेंट का, के देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड अ कंटिजेंसी फंड फॉर ईच स्टेट। ओके, विल सी। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशंस एंड डिसबर्समेंट्स अंडर द रेलवे बजट आर सब्जेक्ट टू द सेम फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल एज अदर अप्रोप्रिएशन एंड डिसबर्समेंट्स। ऑल्दो अभी रेलवे बजट एक्ट सच नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, आंसर क्या होगा, सबसे पहली बात आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी। ठीक है, आंसर भी बी। हाउ, फर्स्ट ऑप्शन, पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्या वोट चाहिए होता है, नो, नो, वाई, बिकॉज पब्लिक अकाउंट के टाइम पे गवर्नमेंट क्या एक्ट कर रहे होते हैं, इट एक्ट एज अ बैंकर। उनके ऊपर ऑलरेडी एक मैंडेट होता है कि जो पैसा उन्होंने लिया है, ठीक है, उनको वापस करना ही करना है वो। जबकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो पैसा आता है उस टाइम उन पैसे कोई मैंडेट नहीं होता कि उनको रिटर्न करना ही करना है। तो इसलिए वो पैसा जब फंड ट्रेजरी से निकालना है तो उसके लिए पहले लेजिस्लेचर की परमिशन लगती है, पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी कि भाई हम आपका पैसा यूज कर लें, वो अलाउ करेंगे तो ही, क्योंकि वापस करने का मैंडेट नहीं है। टैक्स का पैसा जो वो लेते हैं क्या वो रिटर्न करते हैं, नो, उसको सर्विस वेलफेयर में लगाते हैं
बट उन पे कोई मैंडेट नहीं होता कि रिटर्न करना है। लेवेयर एज व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ बैंकर, अब बैंक के अंदर आपके डिपॉजिट होते हैं, तो क्या बैंक जो होता है उस पर लायबिलिटी होती है ना डिपॉजिट्स, उनको रिटर्न करना ही करना है। जब भी आप चाहो, आप जितना पैसा चाहो सेविंग्स अकाउंट वगैरह में से निकालना हो तो दे हैव टू रिटर्न। इन द सेम वे गवर्नमेंट, व्हेन गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ बैंकर, जो पीपीएफ वगैरह काफी सारी जो अकाउंट्स हैं, ठीक, काफी सारी सर्विसेज हैं ऐसी, उसके अंदर जो पैसा है वो इनिशियली आपसे लिया जाता है, लेकिन बाद में एट अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो रिटर्न करना मैंडेटरी होता है। तो उस केस में क्या है कि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा, सारा पैसा कहाँ जाता है, सारा पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, 3 फंड्स होते हैं, देयर आर बेसिकली 3 फंड्स। ठीक है, कौन कौन से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, दिस इज अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 1, अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 2 एंड दिस इज अंडर आर्टिकल 267। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेट है, पहली बात तो तीनों फंड्स का। ठीक है, उसमें से कंसोलिडेटेड फंड के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए, यस। पब्लिक अकाउंट के लिए चाहिए, नो। कंटिंजेंसी के लिए चाहिए, नो। एज सच नहीं चाहिए होता। कंटिंजेंसी क्या होता है? इट इज अंडर द एक्सपर्टीज ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब ये कंटिंजेंसी टाइम के लिए, मतलब इमरजेंसी पड़ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, कोई वॉर डिक्लेयर करनी पड़ गई, तो एट ए टाइम फटाफट पैसा चाहिए, तो उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लॉजिकली भी नहीं चाहिए होगा, वरना टाइम लगेगा। क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होगा, मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर क्या होगा, जल्दी पैसा चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे चाहिए। दैट्स द रीजन कि इसको किसके अंदर रखा हुआ है? प्रेसिडेंट के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। आ रही बात समझ में? तो ये 3 फंड्स होते हैं। ओके, सो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, इनकरेक्ट, इट विल बी रॉन्ग। तो जैसे फर्स्ट जाता है आंसर तो आ जाता है बी, बट स्टिल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, अ पब्लिक अकाउंट एंड अ कंटिजेंसी फंड फॉर ईच स्टेट एज वेल। यस, स्टेट के अंदर भी फॉर्म करना होता है, वो तो सेंटर के अंदर है ही, और हर स्टेट के अंदर भी 3 अकाउंट फॉर्म होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अप्रोप्रिएशन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ रेलवे बजट आर सब्जेक्ट टू फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। यस, रेलवे बजट भी सेम प्रोसीजर से ही जाता था, ठीक है, बट अब एग्जिस्ट नहीं करता है सच। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ओके, सो लेट्स डील ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। ठीक है, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल किससे इंस्पायर होकर बनाया गया है। ठीक है, इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी प्रीएम्बल को फॉर्म करने की? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या पूछा हुआ है? करेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर विल बी ए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, इट वाज पास बाय जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1945। ठीक है, 1946, सॉरी 1946। तो उनसे इंस्पायर्ड होके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर होके ही प्रीएम्बल फॉर्म हुआ है। ठीक है, आर्य बसन। और रही बात इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इससे क्या इंस्पायर्ड होके बना है? डीपीएसपी। यस और नो? आर्य बात समझ में? आई होप ये सेशन आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, आई एम वेरी, मैं आपके लिए ये सेशन हम और लाए जाएंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज आपके लिए पूरी आपकी हेल्प के लिए, आपको ईपीएफ को क्लियर कराने के लिए हम लेके आ रहे हैं, सो दैट टिल द लास्ट मोमेंट आपकी प्रिपरेशन पूरी अप टू द लेवल रहे। ठीक है, एंड जस्ट टू हेल्प यू दैट, ठीक है, उसमें और एक आपकी इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, अभी पीडिया क्या लेके आया है? ठीक है, वी हैव ब्रिंगिंग अ सोशल सिक्योरिटी कोर्स। ठीक है, इट इज विद ईपीएफओ कॉम्बो टेस्ट सीरीज इन जस्ट ₹750। ठीक है, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, इट्स एट जस्ट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, ओनली ₹750। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पे जा सकती है इसकी हेल्प से। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितना ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे। ठीक है, तो काइंडली फॉलो दिस रैपिड रिवीजन सीरीज। ठीक है, इसकी इसकी पीडीएफ सेशन की, ठीक है, आपको एक दिन पहले ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, काइंडली ज्वाइन द ग्रुप एंड डाउनलोड द पीडीएफ। ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज को प्लीज आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रिपरेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ठीक है, आई एम सार्थक साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, टेक केयर।